नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए एक यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वैल्यू फॉर मनी कार क्या चीज होती है। वैल्यू फॉर मनी कार जो कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग लेके चलते हैं और यूट्यूब पे भी ढूंढते रहते हैं, वो ये ढूंढते हैं कि यार मैं ऐसी गाड़ी खरीद लूं जिसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए सबसे कम, उसके अंदर फ्यूल लगना चाहिए सबसे कम और उसके बाद में उसकी मंथली ईएमआई और मेंटेनेंस भी कम से कम होनी चाहिए। इसी को वो लोग वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। वैल्यू फॉर मनी की परिभाषा क्या है ना, ये चीज मैं आपकी आज कुछ चेंज करने वाला हूं। इसी चीज को समझने के लिए और मेरी करंट मार्केट में ओपिनियन क्या है, कौन से टाइप की व्हीकल आपको परचेज करनी चाहिए अगर आप डेली ऑफिस गोइंग पर्सन है तो, और फ्यूचर के अंदर क्या चीज आने वाली है, उन सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं अपने चैनल को आप तक ग्रो कर पाऊं और मैक्सिमम लोगों को ये नॉलेज दे पाऊं कि आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर पाए, अपने पैसे को सही जगह लगा पाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी कार क्या चीज होती है, जैसा कि मैंने बताया मिनिमम पैसा खर्च करके मैक्सिमम आउटकम निकालना चाहते हैं, उसको एक वैल्यू प्रपोजिशन कार मैक्सिमम लोग मानते हैं। यूट्यूब पे भी वो लोग यही सर्च करते हैं, मगर वैल्यू प्रपोजिशन कार एक्चुअल में क्या होती है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे एक लोडिंग कार चाहिए और मैं उस पर कुछ वजन रख के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक छोड़ता हूं, तो ऐसे में मेरे को माइंड में मैं ये लेके चलता हूं कि यार मैं एक पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीद लेता हूं, उसके अंदर मैं एक आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा दूंगा जो कि सस्ते से सस्ते फ्यूल के ऊपर चलती है, यानी कि सीएनजी, और पर किलोमीटर उसकी माइलेज भी मेरे को काफी अच्छी मिलेगी और कॉस्ट भी मुझे कम पड़ेगा। तो उसको मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ यार ये बेस्ट वैल्यू प्रपोजिशन आपने निकाल दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोडिंग की गाड़ी अगर मैं यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं एक सीएनजी गाड़ी लेकर और मैं इस चीज के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे डिफाइन करता हूँ, तो ये एक रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन होगा। बिकॉज जो प्रपोजिशन है उसके अंदर मेनली पर्सपेक्टिव कंफर्म होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या है, वो कन्वे होना चाहिए, वो कंक्लूड होना चाहिए। और पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव है मेरा गाड़ी के अंदर सामान रख के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक छोड़ना, जिसके अंदर की मुझे गाड़ी की लॉन्गेटिविटी भी देखनी है, उसकी ईएमआई भी देखनी है, मेंटेनेंस भी देखनी है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब वैल्यू पर्सपेक्टिव को डिसाइड करना चाहिए। वो एक करेक्ट वैल्यू पर्सपेक्टिव है। ऐसे में सीएनजी गाड़ी अगर मैं डालता हूं तो वो साल भर के अंदर गाड़ी खराब हो जाएगी और मेरा जो पैसा मैंने उसमें 2.5, 3, 4 लाख जो भी लगाया होगा वो मेरा डूब जाएगा। ऐसे में उसकी जगह पर अगर मैंने एक डीजल गाड़ी ज्यादा प्रेफर की होती तो ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि डीजल गाड़ी का बीएचपी, पावर पिकअप, सारी चीज ज्यादा होती है और वो पर्पसली डिजाइन की जाते हैं कि वो लोडिंग का काम कर सके। चलिए वैल्यू पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको क्लियर किया। अब करंट सिनारियो में मेरी ओपिनियन में मैं आपको अगर गाड़ी बताऊं तो वो कौन सी गाड़ी हो सकती है, उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए करंट मार्केट में आप डेली ऑफिस गोइंग के लिए व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो ईवी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट समझ में आएगी, क्योंकि वो डीजल के भी 1/6 कॉस्ट पे आपको चल जाती है। लेकिन जो हमारी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है वो उतनी वैल्यू की व्हीकल को परचेज करने का अभी उतना सक्षम नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ की जनता देखते हैं तो यहाँ पर हर 50 में से एक गाड़ी ही बंदा अफोर्ड कर पाएगा जो कि 14 लाख रुपए की ईवी को अफोर्ड कर सके। सेकेंडली अगर मैं पोल्यूशन लेवल की बात करूं तो उसके अंदर भी जो ये व्हीकल्स होती है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। जो कि हमारी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स होती है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। जैसा कि एक स्टडी बताती है, मोस्टली हमारी इंडिया के अंदर जो व्हीकल्स हैं उसमें से 60% ऑफ व्हीकल डोमिनेट करती हैं टू व्हीलर्स, और टू व्हीलर ही लोग उसके अंदर पेट्रोल डालकर और फिर डेली कम्यूट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि पेट्रोल से जो पोल्यूशन हो रहा है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अप टू 60% ऑफ व्हीकल्स के अंदर टू व्हीलर के थ्रू होता है और टू व्हीलर के थ्रू ही पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो जिसको कि गवर्नमेंट ने चेंज भी किया, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी इनका किया गया है, जो कि 2018 के बाद में उन्होंने कर दिया, और मैक्सिमम टू व्हीलर व्हीकल्स हैं वो भी अब इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रही है, जिससे कि अब पोल्यूशन भी टू व्हीलर की तरफ से काफी कम हो गया है। अब रही बात अगर हम लोग प्राइवेट व्हीकल की बात करते हैं तो उसके अंदर ईवी व्हीकल को अफोर्ड करना, दैट टू 14 लाख की गाड़ी को अफोर्ड करना एक थोड़ा सा कॉस्टली अपीयरेंस हो जाता है। ऐसे में अगर मैं बात करता हूं एक सीएनजी व्हीकल की, तो सीएनजी व्हीकल एक मार्केट के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बन जाता है दोनों ही तरफ से। इधर मैं कस्टमर की तरफ से बोलूं उधर भी, और उधर ओईएम की तरफ से बोलूं तो उधर भी। तो पहले ओईएम का प्रोस्पेक्ट समझते हैं। ओईएम का प्रोस्पेक्ट कैसे है कि बेसिकली जो ओईएम गाड़ियां बनाता है
तो उसके लिए वो लगभग 100 साल का प्लान लेके चलता है कि मैं इस प्लांट का कॉस्ट 100 इयर्स के अंदर जाके कवर अप कर पाऊंगा। और जो कि उन्होंने अभी टेक्नोलॉजीज लगा रखी है जिसमें कि वो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स को बना रहा था, प्रोडक्शन लाइन पे चला रहा था। ऐसे में एक स्ट्रेट अवे न्यूअर टेक्नोलॉजी को डालना ओईएम के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। और सेकेंडली उसका मार्केट पे एडॉप्शन भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जैसा कि हम सबको पता ही है कि इसके अंदर एक रेंज एंजाइटी जो कि ईवी के अंदर सब लोगों को अच्छे से मालूम है, वो रेंज एंजाइटी को खत्म करने के लिए बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन, सब स्टेशन हमको लगाने पड़ेंगे। उसके नेटवर्क में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, बहुत सारी कंपनीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उन सब चीजों को अगर हम लोग इन अकाउंट्स लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर बन जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग पेट्रोल व्हीकल्स को ही एक सीएनजी व्हीकल पे कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका कॉस्टिंग हमारे को काफी कवर में आ जाता है। और इसके अंदर ओईएम भी काफी अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, बिकॉज ओईएम भी वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना उसके लिए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डीजल एंड पेट्रोल के बहुत सारी व्हीकल्स बना के रख रखी है। बहुत सारी वेंडर्स की चेन है जो कि डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल के ऊपर अपने स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं और इन ओईएम्स को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर वैल्यू प्रोपोजिशन से बात करेंगे तो सीएनजी गाड़ी ही आपका आने वाला फ्यूचर है, या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स ही आपका आने वाला फ्यूचर है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे इंडिया में जो कि मार्केट लीडर जिसको कि मारुति के नाम से हम लोग जानते हैं, वो अब तक ईवी के अंदर नहीं उतरा है। उसका रीजन क्या है? उन्होंने भी इस स्टडी में यही फाइंड आउट किया कि भाई सीएनजी व्हीकल को अगर हम लोग आगे प्रेफर करते हैं तो वो पोल्यूशन और एनवायरमेंट फ्रेंडली और साथ में एमिशन को भी कंट्रोल करने के लिए ज्यादा बेटर पर्सपेक्टिव होगा करंट मार्केट के अंदर। मे बी पॉसिबल वो लोग नेक्स्ट इसके अंदर राउंड में आएंगे जिसके अंदर की वो लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल लेके आएंगे जो कि टोयोटा के कोलैबोरेशन के साथ में होगा। और थर्ड पर्सपेक्टिव उनका रहेगा एक ईवी व्हीकल के अंदर जो कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवलप कर रहे होंगे, लेकिन वो केवल तभी मार्केट में लॉन्च करेंगे जब गाड़ी 6 लाख 8 लाख के अंदर अंदर रेंज में होगी, जो कि मैक्सिमम हमारे यहाँ पर बिकने वाली गाड़ी की रेंज है। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट ओपिनियन जो कि मेरी रहेगी वो क्या है अगर आप सीएनजी गाड़ी प्रेफर करते हैं। देखिए दोस्तों, सीएनजी गाड़ी के अंदर जो मेरी प्रेफरेंस है वो रहेगी भाई मिनिमम 4 सिलेंडर कार होनी चाहिए। सेकेंडली गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी होनी चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तीसरी, वो ये रहती है कि भाई मेरा जो मॉडल है जो मैं सेलेक्ट करता हूँ वो वही मॉडल होना चाहिए जो कि पिछले 5 साल से रोड पर चल रहा है, जो कि मेजर व्हीकल्स के अंदर होना चाहिए। अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं तो मैक्सिमम इस टाइम पर 3 सिलेंडर व्हीकल्स हैं जिसके अंदर की सीएनजी आई है, जैसे कि ऑल्टो, एस्प्रेसो, सिलारियो और वेगनार। इन चारों ही गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है और मेरी लिस्ट से ये चारों गाड़ियां आउट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं उसके बहुत ही वैलिड रीजन है जो कि मैंने इस लिस्टिंग में आपको शेयर किया है, इनमें वीडियोस देखी है, मैंने बहुत ही थोरली बताया है कि क्यों इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इसके रीजन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई करंट सिनेरियो में अगर हम लोग 3 सिलेंडर व्हीकल्स को आउट कर देते हैं तो रह क्या जाता है? रहने के मामले में सिर्फ और सिर्फ अर्टिगा 4 सिलेंडर रह जाती है। लेकिन इसमें कुछ आपको मैं अच्छी खबर देने वाला हूं, वो ये है कि बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे ओईएम्स अब अपनी गाड़ियां जो कि ऑलरेडी व्हीकल रोड पर चल रही हैं उनके अंदर कंपनी फिटेड सीएनजीज लेके आने वाला है, जिसके अंदर की आपने स्पेकुलेशंस देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस भी आ रखी हैं कि गाड़ियों के अंदर जैसे कि अमेज होंडा से उसके अंदर सीएनजी यूनिट कंपनी फिटेड टेस्ट म्यूल चल रहा है रोड पर और टेस्टिंग हो रही है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अक्टूबर के बाद में लॉन्च हो सकती है। उसी तरीके से मारुति की स्विफ्ट डिजायर, ब्रिजा, ये सब गाड़ियां इनकी लॉन्च होने वाली है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल व्हीकल्स हैं। ये भी सीएनजी के अंदर आप लोग देख पाएंगे। साथ में थर्ड नंबर पे ट्यागो भी सीएनजी व्हीकल लॉन्च होने वाली है, ये भी अपना टेस्ट म्यूल रन कर रहे हैं। तो मेरी सलाह में आपको एटलीस्ट अक्टूबर तक वेट करना चाहिए ताकि स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर अगर किसी तरीके की कोई चेंजेस होने वाला हो या किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला हो तो वो आपको अक्टूबर तक पता चल जाएगा और साथ में अपकमिंग व्हीकल्स भी लॉन्च हो जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अक्टूबर तक वेट कीजिए, इन व्हीकल्स के आने का आप इंतजार करिए। जैसे ही व्हीकल्स लॉन्च होंगी और अगर इसके अंदर अमेज लॉन्च हो जाती है तो ये सीएनजी मार्केट के अंदर आग लगा के रख देगी। कारण क्या है? होंडा पेट्रोल इंजन बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाता है, जिसके अंदर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। वो लोग व्हीकल की इनिशियल कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान देते हैं और इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, मगर उनका प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट वेट टिल अक्टूबर सो दैट कि ये सीएनजी व्हीकल्स आपकी रोड पर आ पाए या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स आपकी रोड पर आ पाए।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सबके सवाल के जवाब जरूर देता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।